नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पहले लाइक कर दिया करो, क्योंकि बाद में आप वीडियो देख के भूल जाते हो। आप चाहते हो लाइक करना लेकिन भूल जाते हो। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को 1 से लगा के 10 तक रेट करके बताना कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, और मेरा जो नॉलेज है वो कितने लेवल तक है। 1 से 10 तक रेटिंग करके बता देना, जिससे मेरे को पता लगे कि मेरे को ही खुद को नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, या जो आपको बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या यूज़फुल है कि नहीं। तो चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि जैसे आपने सुना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद होलसेलर, ट्रेडर और एजेंसीज, और उसके बाद फिर कुछ छोटे छोटे जो सेमी होलसेलर जो जिसको बोलते हैं, उस टाइप के लोग आते हैं। उसके बाद फिर रिटेलर उनसे खरीदते हैं और फिर वहां पे जाके कस्टमर को बेचते हैं। तो इस चीज में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक टॉपिक बताया, थंबनेल पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरर से भी सस्ता कौन दे सकता है। तो आप सोच रहे हैं यार ये कैसा लॉजिक है कि यहाँ मैन्युफैक्चरर से भी सस्ता कोई दे सकता है क्या। तो इसका चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करता है, मैं उसको आपको एक डिटेल बता देता हूँ। सपोज कोई भी गाड़ी बनाने वाली जैसे कंपनी है, या बाइक बनाने वाली है, या मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन वो किस बेस पे काम करते हैं कि वो पहले प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर उसको खरीदते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज वो फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो तो है ही है, बाकी एक्सपेंसेस है, उनके फिक्स कॉस्ट है, वो सब है ही है। उसके बाद भी फिर वो लोग क्या करते हैं कि जब एक रिस्क, जो रिस्क फैक्टर होता है ना, रिस्क जैसे हम बोलते हैं ना कि रिस्क कम लो, रिस्क देख के लो, कैलकुलेट करके लो, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर ऐड होता है जिसको बोलते हैं वो लोग इन्वेंट्री। जो मैं बार बार इन्वेंट्री का जो जो डेड स्टॉक इन्वेंट्री की जो बातें करता हूँ ना, वो उससे रिलेटेड है। क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर सपोज अगर 1 लाख गाड़ी मैंने बनाई, तो हो सकता है वो मॉडल किसी कस्टमर को पसंद ना आए, किसी को पसंद आए ना आए, तो उसमें चांसेस हैं कि वो माल को, उनको स्टॉक को रुकने की, या फिर स्टॉक अगर ना हो तो बहुत टाइम में बिकने की, जिससे कि उनका जो पैसा है इंगेज हो जाएगा। और वो जो इंगेज है, मतलब आपका जो आगे नेक्स्ट जो बिजनेस एक्सपेंड करना है उसमें वो यूज नहीं होगा पैसा, तो वो डेड स्टॉक के अकाउंट में ही होता है, डेड स्टॉक या इन्वेंट्री में होता है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ साड़ी की बात पे। तो यहाँ पे भी उस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है कि एक तो होता है कि यहाँ पे डिजाइन रेडी किया और प्रोडक्शन कर डाला, तो वो अभी जाके आपके जो सप्लायर हैं, जो मैन्युफैक्चरर के जो होलसेलर हैं, या ट्रेडर हैं, एजेंसीज है, या जो भी डायरेक्ट सप्लायर कस्टमर हैं, अगर वो उनको पसंद नहीं आया तो क्या हो जाएगा, वो अटक जाएगा माल, या बिकेगा नहीं, या उनको बहुत जल्दी लॉट शॉट में कैसे करके निकालना पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो इसलिए वो जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो भी इस फैक्टर को लेते हैं अपने अंदर, कि मैं अगर जो डिजाइन बना रहा हूँ उसमें से इतना परसेंटेज मार्जिन में इसलिए बढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कुछ माल अटकेगा। तो जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है उस पे सबसे पहले तो कॉस्टिंग आता है, उसका कॉस्ट निकाला जाता है। कॉस्टिंग के अंदर आपका जो रॉ मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन्स हो गया, बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसका जो फिक्स कॉस्ट होती है ओवरऑल, तो वो सारी कॉस्टेज आ जाती हैं। उसके ऊपर वो मार्जिन लगाया जाता है। और मार्जिन्स में मतलब एक प्रॉफिट होता है, और कुछ जो जो एक्सीडेंटल जो घाटे होते हैं ना, जिनको हम जैसे इन्वेंट्री डेड स्टॉक हो गया, या फिर कहीं जाके गुम हो गया मेटल, या कोई आग लग गई, मतलब छोटे छोटे जो जो एक्सीडेंटल है, जो आपको पता ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो उसके भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं खर्चे। तो क्या होता है, वो कॉस्टिंग ओवरऑल बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ओवरऑल जब कॉस्ट बढ़ जाती है ना, आप मैन्युफैक्चर से भी ले रहे हो ना, तो उसमें ओवरऑल आपको थोड़ा सा अप करके देखेगा प्राइस। अब आती है बात के फिर ऐसा कौन सा है जो मैन्युफैक्चर से अच्छा रेट पे दे देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत जगह आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना पहले ऑर्डर लेते हैं, बाद में काम करते हैं। तो इसी हिसाब से सूरत टेक्सटाइल मार्केट, या सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बाद जहाँ भी जो फेमस सिटीज हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई जगह पे काम होता है, जो फेमस जो काम बोलते हैं ना, फेमस काम के लिए जगह जो होती है, उसमें क्या होता है, एक तो मैन्युफैक्चरर होते हैं और एक होता है ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरर। ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैन्युफैक्चरर का मैंने आपने बता दिया क्या क्या कॉस्टिंग वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो जितने भी कस्टमर रहते हैं ना, उनको पहले वो सैंपल बनाते हैं, सैंपल बना के उन कस्टमर्स को उनको पार्सल कर देते हैं, मतलब कोरियर कर देते हैं।
तो जो भी सैंपल जिस चीज का बनाया, सपोज साड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर साड़ी का सैंपल मारा तो उनके जो जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर जो होलसेलर्स होंगे, उनको वो सैंपल भेज भेज देते हैं, जिससे वो लोग खुद फिजिकली उसको फील करते हैं और उनको जितना क्वांटिटी में ऑर्डर देना है वो वहां से ऑर्डर दे देते हैं कि हमको ये क्वांटिटी में ये वाला पीस में से ये जो भी मतलब जितने भी सैंपल मारे हैं, जैसे 5-10 जो भी डिजाइन मारी है उन्होंने सैंपल्स में। तो इससे क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। मैन्युफैक्चरर का फायदा होता है कि उसको न तो टाइम वेस्ट करना पड़ा कि कस्टमर का मूड चेक करना है कि यार उसको ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या कस्टमर का डिमांड चेक करना पड़ेगा कि उसको कितना चाहिए, ठीक है। और इसलिए उसका कॉस्टिंग नहीं बढ़ता है, और फालतू एडवर्टाइजमेंट फीस या फिर जो रेफरल फीस, जो बहुत सारी जो फीसेस रहती हैं वो सब खत्म हो जाती है, जो मतलब खर्चे रहते हैं कॉस्टिंग में जो जुड़ते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं बीच में। वो लोग क्या करते हैं, उनको दिया ऑर्डर, उनको पसंद आया, उन्होंने उतना ही माल बनाया, थोड़ा बहुत बना लेते हैं कि जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खराबी आया, धब्बे आए, कटा फटा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो होता है उसमें वो थोड़ा सा कॉस्टिंग जुड़ता है, और वो एक बहुत ही नॉमिनल मतलब बहुत ही कम अपना उसमें प्रॉफिट रख के वो लोग उनको सप्लायर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि एक तो उनको भी टेंशन नहीं रहता है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, जैसे आप लोगों के साथ बड़ा दिक्कत होता है कि मैं जो देखा वो माल नहीं पहुंचा, या जो मतलब मैंने ऑर्डर किया वो नहीं पहुंचा। तो उन लोगों के साथ ये नहीं होता है कि उनका एक तो काफी टाइम का रिलेशन रहता है, बहुत लॉन्ग रिलेशन रहता है, और वो लोग हमेशा ट्रस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको 2-4 दिन का काम नहीं करना है, और दो ऐसा छोटे मोटे काम अगर मतलब चीटिंग करेंगे तो उन लोगों का ट्रस्ट इतना खराब हो जाएगा, मार्केट में उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऑन डिमांड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। उसमें एक और चीज रहता है कि आपका जो भी डिजाइन है वो आपको ही मिलेगा। मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, तो वो जो उसके सेलर है ना, वो डिजाइन उनको ही देगा, उनको ही दिखाएगा। मतलब वो अगर अपने स्टोर्स पे बेचेंगे या अपने जो रिटेलर्स को बेचेंगे तो एक्सक्लूसिवली जाएगा उनके पास। ऐसा नहीं कि इसको कोई और ही मार लिया डिजाइन, क्योंकि वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है और वो लोगों के पास पहुंच, अगर दूसरा भी उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेगा ना, तब भी उतना जल्दी नहीं कर पाएगा, तब तक वो मार्केट में डिमांड पूरी हो जाएगी लोगों की। तो ये सब फायदा रहते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि हम लोग कैसे वहां तक जा सकते हैं। देखो, कोई भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई शुरुआत होती है ना, परेशानियां उसमें ही ज्यादा होती हैं। और शुरुआत में परेशानी इसलिए होती है कि ना तो आपके कोई कांटेक्ट होते हैं, ना आपको नॉलेज होती है उस चीज के बारे में। क्योंकि आपको अगर कोई भी सडनली कोई चीज चाहिए ना, वो जल्दी शॉर्टकट कोई चीज का है नहीं, मिल जाए। क्योंकि जब जब नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ते हैं ना, जब आप जिस फील्ड में घुसोगे ना, उसमें नॉलेज आएगी आपको। जब आपको लोगे यार ये नहीं आता मुझे, तो उस चीज के बारे में भागोगे, लोगों से राय लोगे। अभी आपको यही नहीं पता है कि इस बिजनेस में क्या क्या होता है, तो आप लोगों से क्या जाके पूछोगे कि मुझे ये बता दो, नहीं बताएंगे वो लोग। आप पर्टिकुलर कोई चीज लोगों से जाके पूछोगे ना, तो वो आपको बताएंगे। सामने से कोई कुछ नहीं बताता है। इसलिए अगर आपको मैन्युफैक्चर से भी एडवांस जगह पे जाना है ना, तो भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक लगातार काम करना पड़ेगा कोई भी एरिया के अंदर। क्योंकि देखो, जो ऑन डिमांड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मोस्ट ऑफली थोड़ा होलसेलर्स तक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो अगर मगर रिटेलर्स को अगर बार बार जाएंगे, तो रिटेलर मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो उससे रिटेलर समझ लो कि उसे 100, 200, 500 जैसा भी बड़ा मैन्युफैक्चरर उससे जोड़ रहे होंगे, और होलसेलर उससे थोड़ा कम क्वांटिटी होगी नंबर्स में। तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि न कि रिटेलर को वो एंटरटेन करके वो उसको एंटरटेन करते हैं। जैसे होलसेलर हो गया और जो डीलर्स हो गए, जो बड़े बड़े जो ऑथराइज जो डीलर होते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं कि उनको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो उन लोगों को भेज दिया, उन लोगों को पसंद आएगा, उनको अपने जो रीसेलर्स का पता रहता है, रिटेलर्स का, तो वो आराम से सिलेक्शन कर पाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ होती है। तो इसमें दोनों के सबके फायदा है, घाटे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री बचनी नहीं है, क्योंकि जितना बताया माल उतना ही बना है। तो इसमें सबके लिए बिन बिन सिचुएशन रहता है। बिन बिन सिचुएशन मतलब सबकी जीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मर जाए दूसरा पता लगे कि मतलब दूसरा मजे में लगे। जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग किसी ने करके रख दिया और उसको पता लगे कि वो पूरा डिजाइन ही फेल हो गया, तो एक मैन्युफैक्चरिंग गया काम से, मैन्युफैक्चर ही गया पूरा। घाटे में जो जाती है ना कंपनी, उस हिसाब से जाती है। तो इसलिए इस जॉब का जो प्रोसेस है, इसमें आप अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले है कि आप अपना बेस बना लें। आप पहले शुरुआत कर लें कुछ चीज काम करने का। उसके बाद जब आप पहले, तो सबसे पहले आप आपको बोलना चाहूँ ना मैं, पहले आप सबसे पहले ना बेचना सीख लो। क्योंकि सेल्स सबसे बड़ी चीज होती है सब चीज के अंदर। अगर आप बेचना सीख गए तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आप बड़े बड़े लोगों से अपने आप ही मिलने लगोगे। क्योंकि हर लोग चाहता है मेरे को अच्छा सा सप्लायर मिले, अच्छा सा मतलब कंज्यूम करने वाला मिले, खर्चे करने वाले। अभी आप सोच लो, अगर आप साल का किसी से अगर 1 करोड़ का मतलब परचेस कर रहे हो, तो कौन नहीं चाहेगा आपसे काम करना। अगर आप साल में 1-2 लाख का कर रहे हो, तो आपको इंटरटेन बहुत जल्दी नहीं करेंगे बड़े लोग, ठीक है।
और मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ना पहले सेल करना सीख लो। एक मार्केट में रुकने के लिए, सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट जरूरी नहीं होता शुरू में होता है सीख रहे ना आप। लोग सीखने के लिए तो पैसे देते हैं ना। आप अगर सीख रहे हो, अगर आप उसमें साथ में अगर कुछ भी पैसा कमा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने देखा, हम लोग पढ़ते हैं या बाहर कहीं भी कुछ भी मतलब अगर सीखने जाते हैं तो उनको कुछ को पैसा और देना पड़ता है। काम तो करना ही करना है, लेकिन पैसा भी देना पड़ता है उसके साथ साथ। तो एटलीस्ट इसमें इतना नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से काम कर। अगर ये नॉलेज अगर यूजफुल रहा है ना, तो लाइक कर दो, अगर नहीं किया तो। और ये वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, जिससे लोगों को समझ में आ जाए मतलब कॉन्सेप्ट के किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस।